नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। जब मैं बिज़नेस सहाफ़त, बिज़नेस जर्नलिज़म के अंदर आया तो सबसे ज़्यादा गुफ्तगू स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर की जाती थी और लोग सुबह शाम यही क्या आसाराई करते रहते थे, कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे आएगा, किसकी कीमत बढ़ेगी और किसकी घटेगी। रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर एक जिसे आप कहेंगे फार्मेट बना हुआ था, जिसके ऊपर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते थे कि आज किन हिस्से की कीमत में इजाफा हुआ, कितने हिस्से की कीमत में कमी आई और कितने जो हैं वो अपनी जगह मुस्तहकम रहे। और मुझे याद है वॉल्यूम के ऊपर जिक्र होता था कि कारोबारी हजम कितना रहा और कम हो गया या ज़्यादा। तो बात कुछ ऐसी है कि ये मामलात जो हैं वक्त के साथ साथ ये बदलते चले गए। मुझे तो खैर शुरू से ही चूँकि थोड़ा मेरी ख्वाहिश थी कि मैं साइंसी तौर पर मालूमात करूं, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये तो बस एक गेम है, खेल है, क्योंकि इसके पीछे हकीकत जो है वो बहुत कम है। कुछ साइंसी बुनियादों के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज की कीमतों में इजाफा या कमी, उसका कोई जवाब दिखाई नहीं देता था। और मैं हमेशा ये कहता था कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अक्स है किसका? मईशत का। मईशत हकीकत है और स्टॉक एक्सचेंज अक्स है। तो हकीकत का होना ज़रूरी है पहले, उसके बाद ही तो अक्स पैदा होगा, अक्स दिखाई देगा। अब मसला ये था कि लोग ज़िद करते थे और कहते थे कि नहीं, हकीकत के बरअक्स ये किसी मुस्तकबिल की अक्कासी करता। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये मुस्तकबिल की अक्कासी करता हो, एक्सपेक्टेशंस की अक्कासी कर सकता है, लेकिन मईशत का हकीकी तौर पर तरक्की करना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक एक्सचेंज ने मुशर्रफ के दौर में बहुत तरक्की की। उसकी वजह यह थी कि माशी तौर पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था और उसका अक्स में स्टॉक एक्सचेंज में दिखाई दे रहा था। लेकिन जो ही मुशर्रफ साहब के जाने की बात हुई, आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि मामलात दुनिया भर में बदल रहे हैं। एक चैप्टर आते हैं, दुनिया की तारीख़ में मुख्तलिफ चैप्टर आते हैं, चैप्टर बदला। ये फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था। उसके बाद में मार्केट बैठ गई। फिर आज के हालात तक बात पहुंचते पहुंचते बड़े लंबे सफ़र से गुजरी। लोग कहते हैं तारीख़ की बात क्यों करते हैं? मैं कहता हूं तारीख़ की बात इसलिए करता हूं क्योंकि मौजूदा हालात की ज़िम्मेदार ये तारीख़ ही तो है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चुटकुले छोड़ना शुरू किए गए मार्केट के अंदर कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, यानी पहले तो कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज थे, इनको एक नई शक्ल यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की शक्ल दे दी जाए। दे दी गई। देने के बाद ये बात शुरू की गई कि साहब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तो अब ये बन गया, अब इसके लिए कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर चाहिए जो आकर इसको मजबूत करे। तो पहली प्रेफरेंस ये दी गई कि वेस्टर्न इस्टेब्लिश्ड कैपिटल मार्केट्स में से कोई पाकिस्तान आ रहा है। रोड शो किए गए, वही लारे लप्पे फजूल की बातें जो 80 की दिहाई में की जाती थी, कराची हांगकांग बन जाएगा, पाकिस्तान जापान बन जाएगा, इस तरह की फजूल किस्म की बातें की गई कि अब स्टॉक एक्सचेंज को ख़रीदने के लिए गोरे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर वो गोरे नहीं आए, चीने आ गए। चीने भी बड़ी मुश्किल से आए, बारात के दिन भाग गए। फिर कहा गया कि इनकी जहाज़ की फ़्लाइट जो थी वो मिस हो गई थी। फिर वो किसी के कहने पर फिर आ गए, मैंने सुना। खैर आ तो गए, आने के बाद फिर कुछ कस्में वादे थे। कस्में वादे का माने ये कुछ कमिटमेंट्स थी। वो हमें तो पता नहीं कि अंदरूनी खाना कमिटमेंट्स कितनी बाइंडिंग थी, लेकिन ये हमें ज़रूर बताया गया कि ये जो म्यूचुअलाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन का अमल है, इसके बाद में हमारी स्टॉक एक्सचेंज का एक नया चेहरा, एक तरक्की का नया दौर सामने आएगा। उसमें क्या क्या हमें बताया गया? हमें क्या कहा गया? सबसे पहले कि इंटरनेशनल प्लेयर आएगा तो अपने उसूल कवायद व ज़वाबित लेकर आएगा, नए सिस्टम्स लाएगा, तो हम खुश हो गए, नए सिस्टम्स आएंगे। नई टेक्नोलॉजी लेकर आएगा तो हम खुश हो गए, नई टेक्नोलॉजी लेकर आएगा। फिर हमें बताया गया कि क्रॉस लिस्टिंग होगी। भाई उसके आने का कोई ना कोई फ़ायदा तो होगा। क्रॉस लिस्टिंग होगी, जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर उसकी मार्केट में लिस्टेड शेयर होंगे, वो शेयर हमारे यहाँ और हमारे उनके यहाँ चले जाएंगे। इस तरह इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वहाँ पे एक्सेस मिलेगी। हमें ये कहा गया ना कि क्रॉस लिस्टिंग होगी, लेकिन कुछ पता नहीं। उसके बाद फिर हमें कहा गया कि ये आए हैं तो ये लेवरेज प्रोडक्ट, यानी कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी लेकर आएंगे। उस प्रोडक्ट के ज़रिए कैश मार्केट जो हमारी बन चुकी है, चूँकि हमने
बहुत दफ़ा जो मार्केट गिरी उसके बाद ये इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता लगा कि जी लेवरेज प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ जो हैं वो किसी हद तक जिम्मेदार होती हैं, तो हम कैश मार्केट रखेंगे इसे। तो कैश मार्केट को दोबारा से कैश मार्केट कोई नहीं होती। ये एक इंतहाई बेवकूफ़ाना बात है कि किसी भी स्टॉक मार्केट को कैश मार्केट बना के चलाया जाए। दुनिया भर के अंदर आप ये करेंगे तो लोग हंसेंगे आप पर, लेकिन पाकिस्तानी बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं कि जिनको देखकर दुनिया हंसती है, लेकिन हम खुद शर्मिंदा कभी भी नहीं होते। जैसे कभी कभार कुछ लोग फटी हुई पतलून या फटी हुई कमीज़ पहनकर घूमते हैं और उनको इसमें कोई आर या शर्म महसूस नहीं होती। तो हमने भी खैर इसी तरह किया, हमने कैश मार्केट बनाकर हम दुनिया में सीना चौड़ा करके घूमते रहे कि जी हमारी तो कैश मार्केट है, लेकिन अब लेवरेज प्रोडक्ट का कुछ पता नहीं। और जो मज़ीद प्रोडक्ट्स ये लाना चाह रहे थे कुछ पता नहीं। मैक्सिमम मुस्तकबिल के सौदे और उनका भी अभी कुछ पता नहीं, कीमत के लिहाज से बात कर। फिर हमें बताया गया कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो शख्स आया है वो अपग्रेड करेगा हमारी मार्केट को, इसमें वैल्यू ऐड करेगा। तो वैल्यू ऐड, इसकी कदर तो 2017 की डॉलर वैल्यू के बराबर भी नहीं बल्कि उससे कहीं कम हो चुकी है, 1/4 या उससे भी कम, 1/4 या उससे भी कम। तो यार फिर फ़ायदा क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आई। क्या फ़ायदा हुआ इतने शोर शराबे का, स्टॉक मार्केट के ऊपर इतनी कयास करने का, इतना शोर मचाने का? नए इशू कितने आए कोई सवाल नहीं पूछ रहा, आईपीओ कितने हुए ये कोई सवाल नहीं पूछ रहा, कितनी कंपनियों की प्राइवेटाइजेशन जो सरकार के पास है उनकी स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए हुई कोई सवाल नहीं पूछ रहा। क्या सरकार ने अपना नुकसान नहीं कर दिया कि स्टॉक मार्केट के अंदर अपने शेयर्स को बेचकर अपनी जान छुड़ा लेते? मुझे यह बताइए कि आज डॉलर की कदर इतनी बढ़ गई है, रुपए की कदर इतनी गिर गई है, अगर हमारी बहुत सारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हम स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए अवामुन नास को ही बेच देते तो हमारी जान छूट जाती। क्या फ़ायदा हुआ? मेरा ये सवाल है। मेरे सवाल का जवाब बड़ा सीधा सा है। इस मुल्क की ओनरशिप कोई लेता नहीं। हर बंदा अपने आप को दुनिया का नाउजुबिल्ला सबसे अक्लमंद समझता है, जबकि पाकिस्तानियों की जो आईक्यू लेवल है मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे खुद बड़ा दुख होता है कि इतनी जाहिलियत की हरकतें हमारे हाथ से कैसे हो जाती हैं। हम कैसे ऐसे जाहिलाना अमल करते हैं, हम अपने मुल्क को, अपने कौमी असासों को इतना नुकसान कैसे पहुंचा लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और किसी एक हुकूमत का कसूर नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जी हुकूमतों का कसूर है। हुकूमतों का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो कारोबारी लोगों के काम है। कारोबारी लोग दबाव डालते तो कौन उन्हें रोकता? कतई नज़र के मईशत के और जो दरवाजे हैं उनके पीछे क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को तो समझना ज़रूरी है कि स्टॉक एक्सचेंज जो कि इतना अहम मौजू था मईशत का, जिसके मुतल्लिक अब ज़्यादा बात नहीं होती, जहाँ पर कारोबार का हुजूम जो है वो भी निस्बतन उतना ज़्यादा नहीं है, जहाँ मूवमेंट भी मार्केट में कम है, तो दिल में सवाल पैदा होता है कि आखिर क्या कमज़ोरियाँ रहीं। मौजूदा हालात को भी देखते हैं, थोड़ा माज़ी करीब के झरोकों में भी झांक कर देखते हैं। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान जनाब अहमद चिनाई साहब, जो कि PSX के डायरेक्टर और इसके अलावा बहुत सी तिजारती सनती तंजीमों में अहम ओहदों पर फाइज़ रहे हैं। इसके अलावा भी मैं कहूँगा कि हुकूमती ओहदेदार भी रहे हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब अहमद चिनाई साहब, मेरे जहन में जो सवालात आ रहे हैं मैं जुज़ बजुज़ आपके सामने दोबारा से रखता हूँ, क्योंकि हर दफ़ा आपको मैं कोशिश करता हूँ प्रोग्राम में मदऊ करके पूछूँ, और मेरा हक़ भी है, क्योंकि इस कारोबारी सहाफ़त में जब दाखिल हुआ तो ज़्यादा वक्त स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करने में ही लगता था। अब बात यह है कि ये म्यूचुअलाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन का अमल आपने किया, आपने उससे जस्टिफाई किया। पहले तो आपने कंसोलिडेशन की तीनों स्टॉक एक्सचेंजों की, यानी पहले सुकून से चल रहा था, KSE भी चल रहा था, LSE भी चल रहा था, ISE भी चल रहा था। आपने फैसला किया कि नहीं साहब, हम तीनों को जो है एक डब्बे में बंद करेंगे, तो ज़िद में एक डब्बे में बंद कर दिया। मुझे नहीं पता कि सारे मेंबरान खुश थे या नहीं थे, लेकिन आपने एक डब्बे में बंद कर दिया कि हमने इसे पैकेज किया है, सेलेबल कमोडिटी बनाई है, आर्बिट्राज को ख़त्म किया है, सेंट्रलाइजेशन की है, और अब इस सिस्टम्स के अंदर ज़्यादा क्या स्ट्रीमलाइन कर दिया। ठीक है सर, हम मान गए आपकी बात।
फिर आपने कहा कि हम इसे दुनिया भर में मार्केट करेंगे, तो बड़े बड़े अफलातून स्टॉक एक्सचेंज के हैं, उन्होंने कहा कि साहब हम तो रोड शो करेंगे, हम तो पता नहीं डेक्स को ला रहे हैं या हम फुटसी को ला रहे हैं या NYSE तक शो कर रही है इंटरेस्ट के स्टॉक एक्सचेंज वो खरीदना चाह रहे हैं। मतलब द्यो मलाई बातें, फेरी टेल। हम चुपचाप हो गए। इनकी चीनों की तो कभी बात ही नहीं हुई थी, पर पता नहीं कहीं से चीनों के साथ बात शुरू हो गई। फिर चीनी दूल्हा भाग गया, लेकिन दूल्हे को आप लोग मना मनू के ले आए घोड़ी पे बिठा के, उसकी पहले फ्लाइट मिस हो गई थी। आने के बाद आपने जो कस्में वादे यानी जो कमिटमेंट्स की थी, मुझे नहीं पता कितनी बाइंडिंग थी, उन पे पेशरफ्त कितनी हुई। पहला जुज़ आपसे पकड़ता हूँ। पहली कमिटमेंट का हिस्सा ये था कि स्टॉक एक्सचेंज में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वैल्यू एडिशन होगी, अपग्रेडेशन होगी। तो इस सिलसिले में क्या काम हुआ है? क्योंकि 2017 से अब तक तो मार्केट कैपिटलाइजेशन US डॉलर में 1/4 से भी कम हो गई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा साफ सुथरा नक्शा आपने खींचा और मैं समझता हूँ कि हम सारे इसी उम्मीद में बैठे थे कि स्टॉक एक्सचेंज में एक मेजर रिफॉर्म्स आएंगे और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तरक्की की कई मनाजिल तय करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2-3 अहम बातें हैं इसमें। एक तो सबसे अहम बात यह है कि मार्केट फोर्सेस का रद्द-ए-अमल या मार्केट फोर्सेस का दखल। ज़ाहिर है मार्केट फोर्सेस जो है वो पिछले 3-4 साल में इतनी फेवरेबल नहीं रही जो होनी चाहिए थी और जिसकी वजह से बहुत सारी इनोवेशंस नहीं हो सकी। दूसरी अहम बात, जो स्पॉन्सर्स थे जिन्होंने शेयर्स खरीदे थे, उनका अपना इंटरेस्ट किस हद तक के वो किस हद तक स्टॉक एक्सचेंज को ले जाना चाहते हैं, ज़ाहिर है वो भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है वो स्ट्रेटेजी। और तीसरा मैं समझता हूँ कि जो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से अपनी तरफ से जो एक सिलसिला हुआ और जिसमें बहुत मैं समझता हूँ डिले हो गया, वो न्यू ट्रेडिंग सिस्टम है NTS, जिसको हम कहते हैं आम फहम ज़बान में। NTS जो है वो अल्लाह करके अब मेरा ख्याल है कि बिल्कुल लॉन्चिंग के मरहले पे आ गया है और एक्सपेक्टेड ये है कि इंशाल्लाह 15 मई से उसका लॉन्च हो जाएगा और उसके बाद इसमें एक मेजर मैं समझता हूँ तब्दीली आ जाएगी स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग के अंदाज में और फिर एक सहल काम भी हो जाएगा और बहुत सारे वेरिएबल ऑप्शंस भी आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जब ये सारे वेरिएबल ऑप्शंस आ जाएं तो फिर स्टॉक एक्सचेंज को मार्केट करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। और जब हम बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ दुनिया के स्टॉक एक्सचेंजेस के लोग और एज एन इंस्टीट्यूशन जो है लोग इस तरफ रुख करेंगे, वो शायद आसान काम हो जाएगा। तो आप यानी इस हिसाब से मुतमईन हैं कि एटलीस्ट जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन वैल्यू एडिशन के मुतालिक आपने कहा कि आप लोग भी सर जोड़ के बैठे हैं। बात यह है कि अब इसी जुज़ को मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। दूसरा नुक्ता जो हमारे सामने पेश किया गया, मार्केटेबिलिटी, क्योंकि अवाम और इन्वेस्टर को भी आइडिया सेल करना था ना, हर आदमी राज़ी नहीं था। तो आपने कहा कि क्रॉस लिस्टिंग होगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितने चीनों की कंपनियां जो हैं वो यहाँ पे लिस्ट हो गई और कितनी हमारी कंपनियां वहाँ चीनों के यहाँ हो गई, क्योंकि हमारे जहन में ये सवाल घूम रहा है कि क्रॉस लिस्टिंग की इतनी बात की गई, कहाँ है क्रॉस लिस्टिंग? देखिए, क्रॉस लिस्टिंग जब स्टॉक एक्सचेंज को मर्ज किया गया और उसको डीम्यूचुअलाइज किया गया और उसके स्टॉक को ऑफर किया गया दुनिया को, तो क्रॉस लिस्टिंग जो है वो सबसे अहम पॉइंट था जो लोगों के जहन में था और ये हमारे एजेंडा पे भी शामिल था। और उसके लिए जाहिर है कि नया ट्रेडिंग सिस्टम भी आना था जो जिसकी स्पीड और जिसकी फीचर्स जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट को मैच कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो NTS है वो दुनिया की जो रिक्वायरमेंट है उसको मैच करेगा, उसके साथ कंपैटिबिलिटी आएगी। लेकिन इसकी कॉस्ट PSX बेयर कर रहा है, राइट? आई एम जस्ट आस्किंग, इसकी कॉस्ट PSX बेयर करेगा, राइट? बिल्कुल PSX ही बेयर कर रहा है और जब PSX खरीद रहा है तो उसी को बेयर करना था। तो PSX ने अपने फंड से जो है एज ए कंपनी जो है वो उसको बाय आउट किया है और उसकी मैं समझता हूँ कि अच्छी अट्रैक्टिव टर्म्स है जिस पर इसको बाई किया गया है और इसके बड़े दूरस्थ नताइज होंगे। जो आप सारी बातें कर रहे थे क्रॉस लिस्टिंग की और दूसरे एडिड फीचर्स की, तो वो अब मुमकिन हो सकेगा और हम इंटरनेशनल मार्केट को ये चीज़ें ऑफर कर सकेंगे। और इस ऑफर करने के बाद मैं समझता हूँ कि कितनी इफेक्टिवली हम इसकी मार्केट करते हैं, क्या इसका रिस्पांस आता है, ये आने वाला वक्त जो बताएगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इस पर बड़ा पॉजिटिव हूँ कि इसमें न सिर्फ क्रॉस लिस्टिंग भी होने का इम्कान है बल्कि दुनिया का इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आने का भी जो है वो एक वाज़ेह इम्कान मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर एक नुक्ता ये है कि हमें ये बताया गया कि एक्सेस टू फाइनेंस भी मिल जाएगा
और वो जो लॉन्ग अवेटेड हमारी लेवरेज प्रोडक्ट है उसकी कोई अच्छी जो है शक्ल हमारे सामने आएगी। क्योंकि आपको पता होगा पहले इसकी मुख्तलिफ अशकाल रहीं, लेकिन चूँकि मार्केट में कुछ प्रॉब्लम्स अराइज की थी लेवरेज प्रोडक्ट्स की वजह से, और माजी के अंदर बहुत दफ़ा मार्केट ने सफ़र किया था, तो इसे कैश मार्केट बना दिया गया। तो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि भाई अब कैश मार्केट की वजह से मार्केट में ट्रेडिंग कम हो रही है, आगे जाके कोई प्रोडक्ट आएगी। तो ना तो कोई लेवरेज या फाइनेंस प्रोडक्ट आई और ना कोई वो प्रोडक्ट आई जिसके मुतालिक हमें बताया जा रहा था कि मुस्तकबिल के सौदों से आगे बढ़ के भी कोई प्रोडक्ट आएगी। जी देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन में जो है वो बहुत सारी इश्यूज को जो है वो डिले किया हुआ था, और उसकी बुनियादी वजह एनटीएससी के एनटीएस एक दफ़ा आ जाए तो फिर उसी के मुताबिकत से और उसी को मैच करते हुए जो है वो नई प्रोडक्ट्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि वंस अगर हम इस माइलस्टोन को अचीव कर लेते हैं, जो मैं समझता हूँ कि हो जाएगा, तो इसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद होंगे, चाहे उसमें लेवरेज प्रोडक्ट्स हो, चाहे उसमें क्रॉस लिस्टिंग हो, चाहे उसमें दूसरी वैल्यू एडिशंस हो। तो ये सारी वैल्यू एडिशंस जो हैं वो इस एनटीएस के जरिए इंशाल्लाह लाने का प्रोग्राम अपनी जगह पर है। और मैं समझता हूँ अब वक्त हुआ है कि स्टॉक एक्सचेंज की इंतजामिया जो है वो अपने आप को ये साबित करे कि ये एनटीएस जो है वो कितना बेनिफिशियल था और उसमें क्या वैल्यू एडिशन जो है। चलिए, ये बात मैं कहना तो नहीं चाह रहा, लेकिन अडेप्शन और अडॉप्शन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आप तो पुराने खिलाड़ी हैं स्टॉक मार्केट के, आपको याद होगा जब आगाज़ के अंदर पहली दफ़ा आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था तो कितने शको शुभात थे। मुझे याद है, ये अब तो 2 दिहाइयों से ज़्यादा की पहले की बात है ना सर, आपको याद होगा 2 दिहाई पहले सी बात है। और वहाँ पर क्या था, ट्रेडिंग रूम पे पहले चीखो पुकार होती थी, ऊंचे ऊंचे लोग चीखते थे, पुकारते थे, और चीखो पुकार के बाद स्टॉक एक्सचेंज के अंदर स्टॉक ख़रीदा या बेचा जाता था। फिर आप लोगों ने जब से ये जो है वो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक, तो फिर क्या हुआ कि बंदा जाके सो भी जाए ट्रेडिंग रूम में तो इतना सुकून था, एयर कंडीशनर की ठंडी हवा, खामोशी, सन्नाटा। इस दफ़ा अडॉप्शन और अडेप्शन में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, क्योंकि बातें मैंने बहुत सारी सुनी हैं। बहुत सारे लोग नए निज़ाम जब भी लागू होता है उसमें कोई ऐब ख़राबी होती है उसको हाईलाइट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं भाई इसको ख़त्म करें। तो आपके ख्याल से क्वांटम ऑफ ट्रेड्स को ये मैनेज कर पाएगा इन द लॉन्ग टर्म? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमने 2-2.5 साल लगा दिए एडेप्शन और अडॉप्शन के मामलात को हैंडल करते हुए, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करते हुए। आपको याद है पिछले साल ये एक दफ़ा लॉन्च भी हुआ था और फिर 10-15 दिन बाद जो है वो इसको फिर पुराने ट्रेडिंग सिस्टम पे लाना पड़ा, और उसकी वजूहत यही थी कि जो एडेप्शन और अडॉप्शन के इश्यूज थे उसको जो है वो ओवरकम करना था। काफ़ी इस पर मेहनत हुई है, काफ़ी इस पर जो है वो मॉक ट्रायल्स वगैरह हुए हैं, और फ्रंट एंड और बैक एंड को जो है वो मैच करने के लिए जो भी जतन किए जाने थे वो सारे मुकम्मल हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि न सिर्फ जितने भी ट्रैक होल्डर्स हैं वो भी, स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट भी, और मैं समझता हूँ बोर्ड भी जो है वो फुली अवेयर है सारे सर्कमस्टांसिस के, सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने में। और वक्त ये साबित कर देगा कि ये जब 15 मई से लॉन्च होगा तो इसकी अडेप्टेबिलिटी जो है वो इंशाल्लाह जल्द ही आ जाएगी। और वंस जैसे पुराना सिस्टम आया था उसमें वक्त लगा था, तो अब ये नया सिस्टम आया है, उसमें जो भी इसके प्रिकॉशंस थे, जो भी मेजर्स थे वो ले लिए गए हैं। और अब इंशाल्लाह ये 15 मई से जब नाफिजुल अमल हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता अडेप्टेबिलिटी भी आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता लोग यूज्ड टू भी हो जाएंगे, और फिर ये आसानी हो जाएगी कि जो हम नए प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, नई इनोवेशंस की बात कर रहे हैं, वो पॉसिबल हो जाएगा इसके साथ। ये बड़ा अहम नुक्ता है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। अहमद चिनाई साहब, अब जिस नुक्ते के ऊपर आपको लाना चाहता हूँ वो थोड़ा फ़लसफ़ी नोयत का नुक्ता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सरमायाकारी के फ़लसफ़े के मुताबिक कीमतें जब मुनासिब होती हैं तो ख़रीदार ख़ुद ब खुद चीज़ को ख़रीदने के लिए आते हैं। ये तलब और रसद यानी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड एक मार्केट है। फंडामेंटल प्रिंसिपल इस मार्केट का यही है। बहुत सारे लोग, मार्केट प्लेयर्स, वैल्यूएशन के बजाय डिमांड एंड सप्लाई पर रिलाई करते हैं। इसी वजह से कभी कभार वैल्यूएशंस जो हैं
वो बहुत ज़्यादा कदर बता रही होती हैं स्टॉक की, लेकिन जो उसकी लिस्टेड प्राइस आ रही होती है वो कम आ रही होती है। सर, आपको समझना पड़ेगा कि मुल्क के मौरूज़ी माशी हालात को मद्देनज़र रखते हुए सरमायाकार इस वक्त बेइंतहा मोहतात हैं। शेयर्स भी मुबैना तौर पे शेयर्स आर बीइंग हेल्ड इन फ्यू हैंड्स। जो इन्हें बेचना नहीं चाह रहे उसके कोई अपने अगराज़ व मकासद होंगे जिनकी गहराई आप जानते हैं। मार्केट को अगर फ्री फॉल में छोड़ भी दिया जाए तो आपके पास तो ऑलरेडी सर्किट ब्रेकर्स और बहुत सारे रिस्क एवर्स सिस्टम्स मौजूद हैं। पता नहीं कौन कौन से रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम आपने लागू किए हुए हैं। अगर मार्केट को ये सो कॉल्ड प्लेयर्स हाथ से छोड़ भी देते हैं, मार्केट गिरती भी है तो अपनी फेयर वैल्यू पर आने के बाद दोबारा बाउंस बैक करेगी। बस ये कि सरमायाकारों का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। क्यों सरमायाकारों को ज़बरदस्ती दूर रखने के लिए कीमतों को बरकरार रख रहे हैं? ये एक जनरल क्वेश्चन है आपसे। जी देखिए, आपने इस वक्त जो स्क्रिप्ट्स के रेट हैं, अगर उसको आप उसका और मुशाहिदा करें और उसको कंपेयर करें कि इसका हाई क्या गया था और आज क्या इसकी पोजीशन है, तो मैं समझता हूं कि आप अपने सरमाए का 25% वापस लेके चले जाएंगे जी। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं वो ये समझते हैं कि हम 25-30% या 20% क्यों लेके जाएं। लेट्स वेट, दिस मार्केट इज बाउंड टू गो अप। अच्छा, इसमें 2-3 अहम चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी कि आम लोगों का इंटरेस्ट क्यों मार्केट में नहीं आ रहा, या आम लोग क्या समझ रहे हैं। क्योंकि जब ये प्राइसेस डाउन होती हैं तो लोगों का इंटरेस्ट आता है कि यार ये तो बड़ी अट्रैक्टिव मार्केट है। मैं XYZ शेयर की बात कर रहा हूँ कि जिसके 800 रुपए का रेट था या 1200 रुपए का रेट था, आज मुश्किल से 400, 450, 450 के रेट में जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपको ये 1/3 प्राइस पे या 1/4 प्राइस पे कोई चीज की अवेलेबिलिटी है और आप समझते हैं कि ये तो एक बड़ी लुक्रेटिव मार्केट है, 4 गुना जो है वो मेरे प्राइस बढ़ जाएंगे, तो दूसरी तरफ एक सोच आती है। तो सोच ये है कि ये कंपनी मुझे क्या देकर जा रही है। इसके पास इतने रिजर्व मौजूद हैं, पिछले साल से ज्यादा उसने मुनाफा कमाया है। एक छोटी सी मैं बात करता हूं कि आप कहते हैं कि जी फला ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो कंपनी थी उसकी प्रोडक्शन जो है वो बंद हो गई है और उसके बावजूद भी उसका जो प्रॉफिट है वो 142% ज्यादा आ रहा है पिछले क्वार्टर से। तो आपके जहन में क्या बात आएगी? तो यहाँ बात ये आ रही है कि जब आपके पास इतना हेफ्टी प्रॉफिट है, पिछले 3-4 साल में इन कंपनीज ने जो पैसे बनाए हैं, जो रेवेन्यू जनरेट किए हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके बावजूद भी अगर डिविडेंड का पे आउट ना हो और मार्केट जो है वो 1200 से 400 रुपए पे आ जाए, तो फिर एक आम इन्वेस्टर तो ये कहेगा कि यार मैं इस मार्केट में अपने पैसे नहीं जाया करूंगा, मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं या तो डॉलर में इन्वेस्ट कर दूं या मैं गोल्ड में तो आप और मैं एक ही बात कर रहे हैं। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मार्केट को गिरने दें ना। कौन इसे रोक रहा है गिरने से? आप गिरने दें, खुद ब खुद कंपनियां अपना लेसन सीखेंगी। वो कहेंगी साहब कि हमारे शेयर की कीमत गिर रही है। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उसकी बैलेंस शीट के ऊपर, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, उसकी हाइलाइट्स में उसका शेयर वैल्यू इतनी कम आए। उसको, उस कंपनी को तो बैंक उधार देने से पहले 100 दफा सोचेगा जिसकी शेयर वैल्यू इतनी कम होगी। देखिए, मार्केट कुछ चंद हाथों में नहीं है। मार्केट का एक जनरल परसेप्शन होता है। अगर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और मेरे 1200 रुपए के 400 रुपए हो गए हैं, तो मैं जो है वो इंतजार कर लूंगा कि वक्त आएगा और ये मार्केट बढ़ेगी। तो जब आप कहते हैं कि जी मार्केट को गिरने दे, तो मार्केट मेरे हाथ में थोड़ी है, मार्केट से किसी XYZ के हाथ में थोड़ी है कि जी मार्केट को फ्री फॉल हो जाने दे। मुझे मेरे शेयर्स बेचने होंगे तो फिर जो रेट अवेलेबल होगा उस पर मैं बेचूंगा। लेकिन बात यह है कि मैं ये सोच रहा हूं कि अब अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 20 या 30% रह गया है तो मैं इस 20-30% को एज इट इज छोड़ देता हूं और मैं दूसरे एवेन्यूज की तरफ देखता हूं। तो यहाँ ये एक साइकी काम कर रही है जिसके तहत जो बड़ा इन्वेस्टर है वो मार्केट में अपने आप को लिक्विडेट इन रेट्स पे करना नहीं चाह रहा। नहीं चाह, ये मैं बोल रहा हूं ना, वो चाह नहीं रहा ना सर। वो अब इसका मतलब है कि जिद में नहीं चाह रहा, क्योंकि देखें अदरवाइज तो इसमें जिद की बात नहीं होती, इसमें स्ट्रेटजीज की बात होती है। हाँ। मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं मजीद अपने आप को नीचे नहीं करूंगा। इसमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, इसमें बहुत सारे और भी जो है। लेकिन खादिम की अर्ज सुने ना, आप इस चीज को जानते हैं कि अब मैं एक नए चैप्टर की तरफ आता हूं जो इससे जुड़ा हुआ है। कारोबारी हजम बहुत कम हो गया। आप लोगों का टारगेट ये था कि जब ये अमल मुकम्मल होगा इसके बाद कारोबारी हजम
और इन्वेस्टर बेस, इन्वेस्टर नंबर्स बढ़ जाएंगे। आप खुद इस चीज़ के गवाह हैं, आप तो क्योंकि डायरेक्टर हैं, तो आपको सालाना बुनियादों के ऊपर नताइज में बताया जाता होगा कि कितनी ट्रेड्स हुई और कितने पार्टिसिपेंट्स आए, कितनी इंडिविजुअल आईडीज़ ने ट्रेड की। तो आप तो खुद जानते हैं कि वो नंबर्स जो हैं वो बल्कि dwindle हुए होंगे जब से वो लोग आए हैं, या जब से नए लोग आए हैं, या जब से निज़ाम लागू हुआ है नया। प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरी ट्रेड्स भी कम हैं और मेरे ट्रेडर्स भी कम हैं और मेरे इन्वेस्टर्स भी कम हैं, तो इस पूरे एक्सरसाइज की फीजिबिलिटी क्या थी? ये देखें ना सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं कतई ये नहीं कह रहा कि नाकामी हुई, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी तो होते हैं ना। जब आप किसी मुलाजिम को भी रखते हैं तो उससे बोलते हैं साहब तुमने इतना काम करके देना है, तो आप भी जानते हैं यार रियलिस्टिक काम करेगा। अभी ट्रेड्स भी मेरी कम हो रही हैं और मेरे इन्वेस्टर भी कम हो रहे हैं, और वो रोड शोज की जो बातें होती थी और मार्केटिंग की बातें होती थी, क्या अमल में आई? कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब इन रेट्स में मार्केट आ जाती है कि हम 20-25% के हाई के नीचे ट्रेड कर रहे हो, तो उस वक्त इन्वेस्टर ये सोचता है कि अगर मैं और मजीद माल बेचूंगा, तो यहाँ पर एक ट्रेंड आ जाता है कि जो स्पॉन्सर होता है वो खुद मार्केट में आ जाता है और अपने शेयर्स को बाय बैक करता है, जैसे अभी पिछले दिनों में आपने देखा कुछ शेयर्स के। तो वो ये समझते हैं कि और वो भी जो बाय बैक कर रहे हैं वो अपने रिजर्व से, जो लोगों के रिजर्व्स हैं, यानी जो डिविडेंड के लिए पे आउट हो जाना था, उन रिजर्व से जो है बाय बैक कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर यही सोचता है कि मैं क्यों इन रेट्स पे इनको बाय बैक करने दूं, मैं इंतजार कर लूं, और मुझे जो है वो आगे जाके जब स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी तो मुझे इसमें फायदा मिलेगा। यहाँ सितम ज़रीफ़ी ये है कि लोग बड़े बड़े रिजर्व्स लेके चल रहे हैं। दो प्रपोजल्स इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं। एक प्रपोजल है कि मिनिमम डिविडेंड पे आउट की शर्त लगा दें, जो 2 दफा हो चुका है, वो कामयाब नहीं हुआ। और दूसरी ये है कि जो आपके पास रिजर्व पड़े हैं उसमें एडवांस में टैक्स ले लिया जाए। तो ये दोनों प्रपोजल जो हैं वो आइंदा आने वाले बजट में जो है वो ज़ेरे गौर आएंगे और इन प्रपोजल्स पे जो है काम होगा। तो हम ये समझते हैं कि इन्वेस्टर जो है वो अपने आप को रिस्ट्रेन कर रहा है कि यहाँ तो स्पॉन्सर जो है वो बायबैक कर लेगा, और दूसरी तरफ जो है वो हम ये समझते हैं कि इन रिजर्व्स के साथ स्पॉन्सर को किसी न किसी सूरत में डिविडेंड देना है, ताकि जो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उनको उसका कुछ रिटर्न मिल जाए। जो अरबों रुपए उन्होंने मार्केट में लगाए हुए हैं उसका कोई ना कोई तो रिटर्न हो। उसके मुकाबले में मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वायबल इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो टूल्स हैं मार्केट के, जिसमें रियल स्टेट भी शामिल है, जिसमें गोल्ड भी शामिल है, जिसमें डॉलर भी शामिल है, ये तीनों टूल्स जो हैं वो लोग अपना रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। और आपने अगर इन तीनों का जायचा लेना हो तो इन तीनों में सबसे बड़ी वायबिलिटी मैं समझता हूं कि पिछले 2 साल में गोल्ड में लोगों के आई है कि आप ये समझ लें कि 6-8 महीने में गोल्ड जो है वो लाख रुपए से 2.25 लाख रुपए तोला हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एडवांटेज है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स को मिला है। ये बड़ा अहम नुक्ता है, और भी बहुत सारे नुकात हैं जिनके मुतालिक मैंने आपसे बात करनी है, क्योंकि आप बड़ी गहराई से इन चीज़ों को देख भी रहे हैं और आई थिंक कि डे 1 से ही आप इस बड़ा, मैं कहूँगा कि तवज्जो भी दे रहे हैं और कुछ ना कुछ अखज़ करके हमें बता भी रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।